बात करते हुए देखा है? महेंद्र जी, गलती तुम्हारी नहीं है। वैसे भी एक बेटी के बाप के लिए उसके होने वाले दामाद से बड़ा उसका कोई दुश्मन होता नहीं है। क्यों? सही कहा ना मित्तल साहब? उनकी इस बात पर सब मुस्कुराने लगे। मिस्टर मित्तल, काका साहब, बाकी सब तो ठीक है, बस आप हमें मित्तल साहब तो ना कहिए। भाई हमारे दोस्त का ससुराल है तो उस हिसाब से हमारा भी ससुराल हुआ। सुमेश जी, अरे ना समझी सा, ये आपका नहीं आपकी बिटिया का ससुराल है। मिस्टर मित्तल, फिर तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो क्या है ना, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। महेंद्र जी, ये सब तो तब होगा जब रेहान जिंदा रहेगा। हम सब सच जानते हैं, लेकिन जब आयशा क्या रेहान सच जानता है? उनकी बात सुनकर सब गंभीर हो गए। मिस्टर शर्मा, नहीं, और वैसे भी अभी वो बच्चा है, फिर उसे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो आईएएस बनना चाहता है। महेंद्र जी, आपके ये सारे तर्क कितने खोखले हैं ये आप भी जानते हैं। आपको सच में लगता है कि जिन लोगों ने कुछ पैसों की खातिर अपने सगे बाप और बहन को मार दिया वो उसे छोड़ देंगे? मिस्टर मित्तल, तो आप ही बताइए काका साहब, हम क्या करें? हमें अपने बच्चों को बचाना भी है और उनकी उनकी मासूमियत को भी। उसकी मासूमियत और सच्चाई ही तो उसकी सबसे बड़ी जायदाद है। महेंद्र जी, सच्चाई उसकी जायदाद है। अगर ऐसा होता तो आपने उससे सच नहीं छुपाया होता। सुमेश जी, देखिए, काका सा के इस परिवार पे बहुत सारे एहसान हैं। उन्होंने ना सिर्फ बाबा सा की जान बचाई बल्कि बिजनेस स्टैब्लिश करने में भी बहुत मदद की है। और फिर रेहान हमारी रेवती का बेटा है। रेवती हमारी सिर्फ बहन ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त है। जब तक बच्चे यहाँ हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले खतरे का सामना करने लायक तो उन्हें बना दें। लेकिन बाबा सा सही कह रहे हैं, उसे सच पता होना चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। तभी वो खुद को संभाल पाएगा और सामना कर पाएगा। मिस्टर शर्मा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक विनती है, उसे सच में ही बताऊंगा। किसी और से पता चलने पर शायद वो ना सह पाए। महेंद्र जी, ठीक है, लेकिन अब इसमें देर नहीं कर सकते। वो 16 का हो गया है और अभी सब अपने कमरे में जा चुके थे। मिस्टर शर्मा रेहान के पास आते हैं और कहते हैं, बच्चे आप ठीक हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपकी माँ के बारे में। रेहान उनका हाथ पकड़कर कहता है, पापा मैं ठीक हूँ और आप कुछ मत सोचिए। पापा, आप जानते हैं मैं बचपन से माँ को खुश करना चाहता था कि वो मेरी बात सुने, मुझे समझे, मुझे प्यार करें। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सोचता था कि ऐसा क्यों, मुझसे माँ क्यों नाराज है, क्यों वो। लेकिन आज सब समझ में आ गया। माँ को मुझसे तो कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। वो तो बस वही करती थी जो बचपन में उनके साथ हुआ था। पापा, मैं कितना लकी हूं ना कि मेरे पास मुझे संभालने के लिए आप थे, अंकल थे, जानकी आंटी थी, आरव आरजू जैसे दोस्त थे। लेकिन माँ, वो तो बिल्कुल अकेली थी ना। उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी ना। पापा, आप प्लीज उनसे नाराज मत होइएगा। उन्हें प्यार और सम्मान की जरूरत है। उन्हें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब मैं भी जब वापस जाऊंगा तो उन्हें वो रिस्पेक्ट दूंगा जिसकी वो हकदार है। आई प्रॉमिस यू पापा। उसकी बातें सुनकर मिस्टर शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, कितना भोला है तू मेरे बच्चे। इस दुनिया की बुराइयों से बिल्कुल अनजान है तू। लेकिन उन्हें इस सब से क्या मतलब? उन्हें तो बस तेरी दौलत चाहिए। अच्छा चल, बहुत रात हो गई, अब तू सो जा। वो वहां से निकल गए और अपने कमरे में आ गए। उनके पीछे सोमेश जी और मित्तल जी भी वहीं थे और खिड़की के पास खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। अंदर आए। मिस्टर मित्तल ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगे और खुद को संभाल कर बोले, देखा तूने, कितना भोला है वो। जिस औरत ने कभी उससे प्यार नहीं किया, कभी ठीक से बात नहीं की, यहाँ तक कि उसके लिए भी कितना प्यार है, कितना अपनापन है उसके मन में। ऐसे में कैसे बताऊंगा मैं कि उसकी माँ की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या थी। एक ऐसा षड्यंत्र जिसका मकसद न सिर्फ रेवती बल्कि उस अजन्मे बच्चे को भी मार डालना था। सोमेश जी, आपकी बात सही है, लेकिन ये सब छुपाकर भी तो कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन वो 21 साल का हो जाएगा और अपने नाना की संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा, उसके बाद तो उसे कोई बचा ही नहीं पाएगा उन दरिंदों से। मिस्टर शर्मा, सही कह रहे हैं आप। मैं जल्दी ही उसे सब सच बताऊंगा। अगले दिन सुबह से तीनों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जिसमें अजीत और ईशानी भी शामिल हो गए। महेंद्र जी के छोटे बेटे रमेश राठौड़ आर्मी से रिटायर हुए थे और वही उनकी ट्रेनिंग के इंचार्ज थे। सुबह 4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद सब तैयार हुए और नाश्ता करके निकल पड़े जैसलमेर घूमने। पहले दिन तो उन्होंने सभी प्रसिद्ध जगहों की सैर की, लेकिन दूसरे दिन सुमेश जी उन्हें लेकर उन जगहों पर गए जहां नारायण जी और रेवती जी की यादें जुड़ी थी। वो उन्हें उन जगहों और उनसे जुड़ी यादें बताते रहे। तीसरे दिन से उनकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी शुरू हुई। ये 1 महीना उनके लिए बहुत मुश्किल और महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहले दिन ही उस हमले के द्वारा उन्हें ये अच्छी तरह समझा दिया गया था कि उनके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पूरा मन लगाकर सब सीख रहे थे। हालांकि उनके मन में कई तरह के सवाल थे,
लेकिन घर के सभी बड़े बहुत सीरियस थे, इसीलिए वो कुछ पूछ ही नहीं पा रहे थे। करीब 1 हफ्ते बाद मिस्टर शर्मा वापस लौट गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी ट्रेनिंग मन लगाकर पूरी करने के लिए उनसे कहा और साथ ही ये भी कहा कि जल्दी ही वो उनके सारे सवालों का जवाब देंगे। ट्रेनिंग को 3 हफ्ते पूरे हो चुके थे। इस बीच उन सब ने शूटिंग, तलवारबाजी, निशानेबाजी, ट्रैकिंग और भी बहुत कुछ चीजें सीख ली थी, जो उनकी जान बचाने और दुश्मनों का सामना करने में उनके काम आने वाली थी। इसके साथ ही उन्होंने बिजनेस की बारीकियां भी सीखी। हाँ, वो अब भी लेजर, बैलेंस शीट जैसी चीजें नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सामान बेचना सीखा था। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट शुरू किया था जो गरीब और कमजोर बच्चों को शिक्षा देता था। इस इंस्टीट्यूट के लिए फंड इकट्ठा करने से लेकर टीचर्स की नियुक्ति करना और प्रचार करना, सब कुछ उन पांचों ने ही किया था। इसके अलावा सभी सरकारी दस्तावेज तैयार करवाने और उन पर अप्रूवल लेने का काम भी उन लोगों ने ही किया। इसमें मिस्टर मित्तल और मिस्टर राठौर ने उनकी पूरी मदद की, लेकिन ये मदद सिर्फ उन्हें गाइड करने और इनकरेज करने तक ही थी। कुल मिलाकर उन लोगों ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 हफ्तों में कैसे हो सकता है ये सब। तो जी, ये इंस्टीट्यूट असल में मिस्टर राठौड़ का ही था, जो पहले से चल रहा था। इन पांचों ने पहले उनसे वो जगह खरीदी। इसके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए उन लोगों ने 1 हफ्ते उनके यहाँ सेल्समैन की नौकरी की। फिर उन पैसों से जगह ली, टीचर्स का इंटरव्यू लिया। कुछ टीचर्स तो पहले से वहाँ काम कर रहे थे, जो आगे भी कंटिन्यू करना चाहते थे। कुछ नए टीचर्स भी अपॉइंट किए। इसके अलावा प्रचार का काम भी किया, जिससे नए स्टूडेंट्स भी उनके साथ जुड़ गए। चूंकि वो इंस्टीट्यूट वहाँ पहले से था और मिस्टर राठौड़ की पहचान भी थी, तो सरकारी कामों में भी कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा भी उन्हें अलग अलग बिजनेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई, जिससे भी काफी कुछ सीखने का मौका मिला उन्हें। अब छुट्टियां खत्म होने में कुछ ही दिन बच गए थे और उनकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो गई थी। इस बीच उनके बीच की पुरानी सारी कड़वाहटें और शिकवे खत्म हो गए थे और वो पांचों पक्के दोस्त बन गए थे। एक दिन मिस्टर शर्मा भी वापस आ गए और उन्हें देखकर सब बहुत खुश हो गए। वो सब उन्हें इन दिनों में उन्होंने जो भी सीखा था, जो भी किया था, उसके बारे में बताने लगे। वो उन्हें इंस्टीट्यूट भी लेकर गए। फिर रात को सब इकट्ठा बैठे तो मिस्टर शर्मा ने कहा, भाई, मैंने तो यहाँ कुछ बड़े शैतान बच्चे छोड़े थे, लेकिन जब से लौटा हूँ उनमें से कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, कुछ मैनेजर दिख रहे हैं पर अब मुझे कोई चिंता नहीं। आप तो सब बिजनेस संभालने लायक हो गए, हमें आराम दीजिए अब। मिस्टर मित्तल और मिस्टर राठौड़ ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल नहीं, पांचों एक साथ जोर से बोले और सब एक पल को डर गए। मुझे आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, मुझे मेरा खुद का एनजीओ शुरू करना है, मुझे भी नहीं, मुझे सिंगर बनना है। अब सब आरजू को घूरने लगे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं डांसर बन अच्छा नहीं नहीं एक्टर बन के काम चला लूंगी। तू तो रहने दे। हाँ, सब एक साथ बोले और फिर हंसने लगे। महेंद्र जी, अगर आप सब यही कुछ करेंगे तो बिजनेस कौन संभालेगा? आरजू, अरे नानू सा, आप इतना क्यों सोचते हैं? मेरे पास आइडिया है ना। सबको पता था आगे क्या होने वाला है, फिर भी सब शांति से सुनने लगे। देखिए, आज के टाइम में ना बिना रिश्वत तो कोई काम होता नहीं है, और फिर ईशू के एनजीओ के लिए भी पैसे चाहिए। तो मैं क्या कहती हूँ, हम ना ये बिजनेस बेच देते हैं, फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे पहले ईशू का एनजीओ शुरू करेंगे। फिर भाई और रेहान की आईएएस की जॉब के लिए और ट्रेनिंग के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो थोड़े थोड़े पैसे हम उन्हें दे देते हैं और बाकी पैसों से एक मूवी बनाते हैं, जिसमें म्यूजिक और सिंगिंग का काम अजीत का और एक्टर मैं रहूंगी। है ना सुपर्ब आइडिया? जैसे ही अपनी बात खत्म करके आरजू पीछे मुड़ी, तो देखा सब एक दूसरे के कंधे पे सर रखकर सोने का ड्रामा कर रहे थे। उसने भी पास रखा ठंडे पानी का जग उठाया और बाकी चारों जो साथ ही बैठे थे उनके मुंह पर फेंका, जिससे सब उसके पीछे दौड़े और वो भागने लगी। उन्हें इस तरह लड़ते देखकर सभी बड़े हंसने लगे। पांचों बच्चे प्रोजेक्टर रूम में बैठे ये सोच रहे थे कि अब आज क्या नया बॉम्ब फोड़ने वाले हैं सारे बड़े। तभी सारे बड़े सीरियस चेहरे के साथ अंदर आते हैं। उनके साथ एक और आदमी भी होता है जिसे ये लोग नहीं पहचानते। बिना किसी लाग लपेट के प्रोजेक्टर शुरू होता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन की स्मगलिंग और ड्रग्स माफिया के बारे में काफी सारी बातें बताई जाती हैं। लाइट ऑन होती है और फिर जो नया आदमी आया है वो सामने आता है और बताता है, वैसे तो ये सारी चीजें हमारे देश में काफी समय से हैं, लेकिन पहले ये सारी चीजें बॉर्डर पे स्थित जगहों पर होती थी या फिर समंदर किनारे बसे इलाकों में। इससे ये धंधा करने वालों को सामान सप्लाई करने और पुलिस से मुठभेड़ होने की स्थिति में भागने में सहूलियत होती थी। लेकिन नई सरकार की नीतियों की वजह से अब इन लोगों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। चूंकि बड़े शहरों में पुलिस ज्यादा चौकन्नी रहती है, इसलिए अब ये छोटे शहरों में अपना धंधा फैला रहे हैं। इसके लिए ये स्कूल और कॉलेज के बच्चों को गुमराह करके उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाकर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं और उनसे गलत काम करवा रहे हैं। वैसे तो ये काम पुलिस और प्रशासन का है, लेकिन चूंकि ये लोग स्टूडेंट्स का सहारा लेते हैं, पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो उनके बीच रहकर पहला उन स्टूडेंट्स को इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में बता सके, दूसरा अगर कोई इस तरह के किसी काम में इन्वॉल्व हो या अगर इस तरह की कोई डील होने वाली हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे सके, तो हमारा काम आसान होता है। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को इसी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब आप सबको ये फैसला करना है कि क्या आप हमारे साथ हैं या नहीं।
सर, कुछ पूछना था। जी पूछिए। हम ही क्यों? आप कौन है? अगर इन सब चीजों के अगेंस्ट कैंपेन करेंगे तो फिर कोई हमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों देगा? फिर तो मिशन पूरा हो ही नहीं पाएगा। हमारे अपने ड्रीम्स हैं, उनका क्या? हमारी पढ़ाई, उसका क्या? हमें बिजनेस की ट्रेनिंग क्यों दी गई? मतलब इस काम का बिजनेस से क्या लेना देना? बाप रे, सारे सवाल एक ही साथ। ठीक है, सबसे पहले मैं कौन हूँ? मेरा नाम जनरल ऋषिकेश रस्तोगी है। मैं इंडियन आर्मी से हूँ और इंडिया की दूसरी एजेंसी के साथ मिलकर ये केस हैंडल कर रहा हूँ। जब मेजर विश्वेश राठौर ने मुझे आप सबके, खासकर रेहान, आपके बारे में बताया, उसी वक्त ये प्लान बना और फिर मेरे कहने पर ही मेजर ने आप सबको ट्रेन किया। जहाँ तक सवाल है आपकी पढ़ाई और ड्रीम का, तो इस मिशन में आप सब अंडरकवर रहेंगे, यानी आप वापस एज स्टूडेंट्स ही वहाँ जाएंगे। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और ये मिशन भी, तो आप सबको आजादी होगी ये चुनने की कि आप आगे भी हमारे साथ काम करेंगे या फिर कोई और अपनी मर्जी का काम। तीसरा सवाल था कि आप सब इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? जहाँ तक मुझे पता है कि आप आज तक 2 टीम्स रहे हैं। ऐसी टीम जो एक दूसरे को नीचा दिखाने और सामने वाले से लड़ने का बस बहाना ढूंढती है। तो बस हो गया समाधान। आप आगे भी 2 टीम्स रहेंगे जो एक दूसरे के अगेंस्ट होकर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक टीम अवेयर करेगी और दूसरी टीम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगी। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। और हाँ, इसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं बता सकते। अंतिम सवाल, आप ही क्यों? तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। एक बार फिर लाइट ऑफ होती है और प्रोजेक्टर एक बार फिर शुरू होता है, जिस पर बारी बारी से पिक्चर्स आती हैं और जनरल रस्तोगी उनके बारे में बताते हैं। शुरुआत में कुछ इंटरनेशनल माफिया के बारे में बताते हैं और फिर ये है शंकर दीक्षित। अपने पिता से अलग होकर इसने एक राइवल कंपनी ज्वाइन की, लेकिन बिजनेस की समझ न होने की वजह से उसने कंपनी का बहुत नुकसान कर दिया, जिससे नाराज होकर मालिक ने उसे नौकरी से निकालना चाहा। तब उसने गुस्से में उनका खून कर दिया। 6 महीने जेल में रहा, लेकिन इन दिनों में उसकी कुछ बड़े अपराधियों से दोस्ती हो गई। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी पहुंच ऊपर तक थी। उनके लिए वो काम का आदमी था। उन्होंने गवाहों को खरीद कर और रिश्वत के बल पर उसे बाहर निकाल लिया। अब उसे अपने नए मालिकों के लिए नारायण दीक्षित का विश्वास हासिल कर उनकी जायदाद उन्हें देनी थी। लेकिन मिस्टर दीक्षित को उसके इरादों की भनक लग गई और उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी दोनों बेटियों और अपने होने वाले नाती के नाम पे करने का फैसला किया। इतना कहकर उन्होंने एक बार मिस्टर शर्मा की तरफ देखा, फिर आगे बोले। इसी बीच उनकी बेटी रेवती शर्मा का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उस हादसे में उनका बच्चा बच गया। इसके बाद उन्होंने अपनी जायदाद अपनी नाती रेहान के नाम कर दी और साथ ही ये शर्त रख दी कि अगर उसे कुछ भी होता है, यानी नेचुरल या एक्सीडेंटल उसकी मौत हो जाती है, तो वो सारी जायदाद चैरिटी में चली जाएगी। इस बिल से शंकर बौखला गया। दूसरी तरफ उन लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और मजबूरन उसे 2 नंबर के काम करने पड़े। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि वो कितना बड़ा आदमी बन सकता है। फिर उसने सावधानी से उन लोगों को अपने रास्ते से हटा दिया और ऐसे कि किसी को शक भी ना हो। अब वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह बन गया था। उसने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी शुरू की। ऊपर से तो सब नॉर्मल रहता है, लेकिन इनके पीछे ये अपने सारे काले कारनामे करता है। फिर वो उन्हें उसके बिजनेस के बारे में बताते हैं। अब बारी है नमन दीक्षित और सना दीक्षित की। शंकर दीक्षित ने अपनी औलादों को भी वही सिखाया जो वो खुद करता है। इनका काम स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ड्रग्स पहुंचाना होता है। जब वो इसके आदी हो जाते हैं तो इसका फायदा उठाकर ये लड़कों से स्मगलिंग और लड़कियों से धंधा करवाते हैं। नेक्स्ट है सनी और अनाया, अजीत और ईशानी की दोस्त। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आप सबको ही क्यों चुना गया। उनकी बात सुनकर सभी बहुत चक्के रह जाते हैं। जनरल रस्तोगी उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जनरल रस्तोगी ने उन्हें मिशन की डिटेल्स दी और साथ में कुछ टिप्स भी। उसके बाद वो बाहर जाते हैं। मिस्टर राठौड़ और मिस्टर मित्तल भी उन्हें उनके काम की अहमियत समझाते हैं और कहते हैं, अपने लिए, अपने सपनों के लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ ही लोग जीते हैं। उसमें भी वो लोग बहुत खास और लकी होते हैं जिन्हें अपने देश की सेवा करने का मौका मिलता है। आप सब बहुत लकी हैं जिन्हें ये मौका मिला है। इसे गंवाना मत। और हाँ, चाहे जो हो जाए, हम सब आपके साथ हैं। ये कहकर वो भी बाहर चले गए। सारे बच्चे मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो कैसे क्या करेंगे। फिर वो बाहर आते हैं और सबको अपना प्लान बताते हैं। सबको उनका प्लान पसंद आता है। जनरल रस्तोगी और विश्वेश जी थोड़ा सुधार करते हुए कुछ और सलाह भी देते हैं। आगे उनके मिशन के लिए विश्वेश जी को हेड बनाया जाता है क्योंकि वो अजीत के पिता भी थे। ऐसे में अगर वो उन्हें फोन करके कोई इन्फॉर्मेशन देता भी है तो किसी को कोई शक नहीं होता। इसके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण बात होने पर वो सिर्फ मेल ही भेज सकते थे क्योंकि फोन कॉल टैप होने का खतरा रहता है। वैसे भी स्कूल में भी वो किसी तरह का गैजेट यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल के नाम पर स्कूल लैब का कंप्यूटर यूज कर सकते थे और बाहर कैफे में जाकर भी ये कर सकते थे। सारी बातें तय होने के बाद सब अपने कामों में लग जाते हैं। रेहान मिस्टर शर्मा के पास आता है और कहता है, पापा क्या बात है, आज सुबह से देख रहा हूँ आप बहुत चुप हैं। सबने कुछ ना कुछ कहा, बस आप ठीक तो है ना? हाँ बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी हिम्मत जुटा रहा था तुझसे बात करने के लिए। रेहान उनके पैरों के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या पापा,
आपको कब से मुझसे बात करने के लिए सोचने की जरूरत पड़ने लगी? आप मेरे पापा नहीं हैं। आप फ्रेंड हो। जो भी कहना है आराम से कहिए। अगर आप नहीं चाहते कि मैं ये करूं तो नहीं रेहान, तुम पीछे नहीं हट सकते। चाहे कोई ये काम करे या ना करे, लेकिन तुम करोगे। सुना तुमने? ये तुम्हें करना ही होगा। तुम्हें अपने नाना, तुम्हारी माँ और मेरी रेवती की मौत का बदला लेना ही होगा। उनकी बात सुनकर रेहान के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसे चक्कर से आने लगते हैं। मिस्टर शर्मा आगे कहते हैं, ये सब सच है बच्चे। शंकर अपने पिता के साथ दोबारा सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जुड़ा था। उन पैसों से वो देश के गद्दारों की मदद करना चाहता था, लेकिन बाबा को उसके इरादों की भनक लग गई थी और उन्होंने अपनी सारी जायदाद तुम तीनों के नाम करने का फैसला कर लिया।